हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे जुलाई 2019 यानी कि जुलाई 2019 का जो सीटेट का एग्ज़ाम पेपर था उसको आज हम सोल्व करेंगे। और इसमें हम करेंगे EVS का भाग। तो EVS के जो पहले 15 क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आज हम अगले 15 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 76 से 90 तक, यानी कि 76 से 90 तक के क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। तो गाइज़, इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट EVS में जाइए और वहाँ से देखिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू इंगेज लर्नर इन EVS। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति इनमें से कौन सी है। मतलब अगर आपको EVS पढ़ाना है तो इनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा होगा, वो आपको बताना है। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए, नैरेटिव्स यानी कि किस्से कहानियाँ सुनाना, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक का पठन, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर की टीचर एक्सप्लेन करे उसको इलेबोरेट करके, और साथ ही साथ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि कक्षा में निर्देशन दिया जाए। ठीक है, तो अब EVS को पढ़ाने का क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ये हमें बताना है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक पर सिर्फ रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक से तो हो नहीं सकता। तो आपको पता है कि ये तो एक तरह से पैसिव अप्रोच है एकदम बिल्कुल, तो इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, सिर्फ एक्सप्लेनेशन से बच्चा नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल हो गए। अब बात आती है किससे कहानियाँ सुनाया है, कक्षा निर्देशन या कक्षा निदर्शन। ठीक है, या तो क्लासरूम में आप डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए या आप किससे कहानियाँ सुनाइए। देखिए, सिर्फ क्लासरूम में क्या सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जा सकती हैं EVS की। अगर सपोज आपको प्लांट्स के बारे में बताना है तो क्या आप सारा सब कुछ क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। आपको कहीं की लोक कथा सुनानी है कि वहाँ पर पहले ज़माने में क्या होता था, या आज का आर्ट एंड कल्चर किस तरह से चेंज हुआ है, पहले क्या क्या चीज़ें होती थी। जैसे आप EVS में अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खेलों के बारे में, पहले के खेलों के बारे में, अब के खेलों के बारे में, इंडोर आउटडोर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आप वो क्लास डेमोन्स्ट्रेशन से करा सकते हैं? नहीं करा सकते। लेकिन किससे कहानियाँ एक ऐसा मेथड होता है, देखिए ये दोनों कक्षा डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो किससे कहानियों के माध्यम से, अगर आप EVS की टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ कहानियों के माध्यम से सिखाया गया है। तो जो EVS की टेक्स्ट बुक में दिया गया है, हम उसी लिहाज से इसका ऑप्शन जो है वो हम लगाएंगे नैरेटिव्स, यानी कि किससे कहानियाँ वहाँ पे सुनाए गए हैं EVS की टेक्स्ट बुक्स में। अगर आप उन पर ध्यान दें तो यानी कि किससे कहानियों का मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है, ताकि बच्चा बोर भी ना हो, उसको इंटरेस्ट भी आए। अब वो आपका तरीका है टीचर का कि वो किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करती है उस कहानी को, रोल प्ले करवाती है या फिर खुद जो स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटीज़ होती है वो कराती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो टीचर पर डिपेंड करता है। यानी कि किससे कहानियों के थ्रू हम सबसे अच्छे तरीके से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन EVS एंड टीचर्स इन EVS। मतलब कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन करते वक्त सिर्फ टेक्स्ट बुक या टीचर पर निर्भर नहीं होना चाहिए और सोर्सेज को की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कि वो EVS पढ़ने के लिए कोई और सोर्सेज को भी देखें। कम्युनिटी के सोर्सेज हो सकते हैं, ऑब्वियसली उसके फैमिली से रिलेटेड कोई सोर्स हो सकता है, क्या पता उसकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो जो उसको जो रिलेटेड टॉपिक है उससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे। ठीक है, तो EVS में सब कुछ है। अगर आप EVS की टेक्स्ट बुक देखेंगे, NCERT की या SCERT की जितनी भी हैं, आप उनमें देखेंगे तो उनमें देखेंगे आप कि बच्चों के बैकग्राउंड पे बहुत फोकस किया गया है, बच्चों का लोकल एनवायरनमेंट जो है उस पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ EVS लर्निंग। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक और टीचर प्रधान हो जाएगा अगर कक्षा हमारी, तो क्या होगा इससे जो है एक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी, सिर्फ पैसिव लर्निंग होगी। तो ये तो हमें करना ही नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसीलिए भी हमें एनकरेज करना चाहिए क्योंकि ये ओनली सोर्स नहीं होता है। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़। बिल्कुल इन्वॉल्व करेगा। सपोज आपने किसी पुराने ज़माने में किस तरह से लोग जो है खेल खेला करते थे, इस चीज़ के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट दिया है अपने बच्चों को, खेलों के ऊपर दिया है, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने दादाजी से, दादी जी से, पापा से, मम्मी से, पड़ोस में जितने भी ओल्ड एज लोग होंगे उनसे पूछेंगे कि आप अपने टाइम पे कौन से खेल खेला करते थे। तो इस तरह से कम्युनिटी के रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड। बिल्कुल भाई, अगर बच्चा अपने अनुभव, अपने घर के अनुभव, अपने अनुभव लेकर आएगा क्लास में तो ऑब्वियसली टीचर को बहुत कुछ जानने को मिलेगा बच्चे के बारे में। नेक्स्ट है, इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो देखिए, ये हर चीज़ में नहीं करेगा,
तो ये पूरी तरह से सटीक इसके लिए नहीं बैठता है, ठीक है। तो हमारा ए ठीक हो गया, बी ठीक हो गया, सी ठीक हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी। और अगर आपको लगता है कि डी ऑप्शन होना चाहिए तो आप कहीं भी देखिए, अगर डी ऑप्शन है तो सी है उसके साथ, ठीक है, पहले दो नहीं है, अगर बी है सी है, वहाँ पे डी नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है यही करेक्ट बैठते हैं, ठीक है, ए बी सी। एस्थेटिक सेंस और ये जो साइकोमोटर स्किल्स है, साइकोमोटर स्किल्स सिर्फ ईवीएस से थोड़ी आती हैं, तो एक फिजिकल एजुकेशन का एक अलग तरीके से पार्ट है साइकोमोटर स्किल्स का जो होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका आंसर नहीं होगा। ये आपका साइकोमोटर स्किल जो है ये कहीं ना कहीं फिजिकली आपका एक तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे भी रिलेटेड होता है, साथ ही साथ मस्कुलर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये ईवीएस का पूरा पार्ट जो है वो नहीं बनाता, फिजिकल एजुकेशन का आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रॉपर प्रिसीजन पर और मस्कुलर स्ट्रेंथ वगैरह पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो टोटल ए बी सी जो है ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर ऑलवेज बिगिन्स बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड डिस्कशन। एक टीचर जो है वो एक्टिविटी कराती है क्लास में, और क्या होता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डिस्कशन चलता है, चर्चा भी होती है, और प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है वो क्रियाकलाप जो है कराया जाता है, ठीक है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का डैश उद्देश्य है। तो ये जो एक्टिविटी है जो प्रश्न के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से टीचर पढ़ा रही है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, वो बताना है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा ठीक है। बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट तो होती है बच्चों के स्किल्स की, वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस तरह से वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली होती हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर। तो बच्चों को खोजने के अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल। आप एक दूसरे से जब डिस्कशन करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती है, दूसरों के थॉट्स के बारे में पता चलते हैं, आपके मन में इतने थॉट्स आते हैं कि आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, तो एक्सप्लोरेशन तो होती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस दैमसेल्फ। बच्चों को अभिव्यक्त करने का ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चर्चा और प्रश्न उत्तर का, कि बच्चे अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग। क्या इससे जो है भेदभाव किया जाता है, मतलब कि आप तो कम बोल रहे हो, आप अच्छे नहीं हो, तो क्या ये होता है उद्देश्य? बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं होता है। ये तो एक तरह से ये तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्योंकि पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है और चौथा ऑप्शन नेगेटिव है, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है, डिस्क्रिमिनेट करता है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये जो चर्चा का माध्यम है ये काफ़ी वैल्यूएबल एक तरह से एक्टिविटी कह सकती हूँ मैं ईवीएस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो हर क्लास में कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। मतलब कि खाना किस प्रकार से ख़राब होता है, ये एक एक्टिविटी करानी है, टीचर को समझाना है बच्चों को। तो टीचर ने क्या किया कि बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री दे दी। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करा रही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करा सकती है, और बच्चों को सामग्री दे दी और बच्चों को समूह में बांट दिया है, ठीक है। तो टीचर ने समूह क्यों बनाए हैं, क्या फ़ायदा है ये समूह बनाने का, तो वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग। बिल्कुल, इससे पीयर लर्निंग होती है। पीयर्स क्या होते हैं? आपके सहपाठी होते हैं, तो एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। इट इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है इससे सोशल इंटरेक्शन जो है। उसके बाद ये कहता है कि ग्रुप लर्निंग इज़ इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। तो ईवीएस जो है बिना बर्डन के जो है ग्रुप लर्निंग में हेल्प करता है ईवीएस, तो ये भी करता है। ग्रुप लर्निंग इज़ एन एसेंशियल स्ट्रैटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। तो सिर्फ डिसिप्लिन करने की, देखिए ये डिसिप्लिन जो आ जाता है कि आप पढ़ा रहे हो इसीलिए पढ़ा रहे हो इस तरीके से क्योंकि इससे डिसिप्लिन आएगा, तो इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं चूज़ करना है। डिसिप्लिन इज़ गुड, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रही है। एक्टिविटी समूह बनाया, तो क्या समूह सिर्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए बनाया? नहीं। जब आप समूह बनाते हैं तो क्लास में जो है शोर होता है, क्योंकि ग्रुप लर्निंग होती है, तो थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव शोर होता है वो होना भी चाहिए। बच्चे डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं उसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। अब इसके ए बी सी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, हालांकि सीटेट जो का सीबीएसई ने जो इसका आंसर है वो दिया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ए और बी इसका दिया है। हालांकि ए बी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से सी भी ठीक है, क्योंकि ग्रुप लर्निंग जो है बहुत ही इफेक्टिव वे होता है ईवीएस लर्निंग का, और इसमें विदाउट बर्डन, मतलब जब आप ग्रुप्स में बच्चों को बांट देते हैं तो बच्चे डिस्कशन करते हैं, उनके दिमाग पे एक प्रेशर नहीं होता। एक तो आप अकेला बच्चा वो चीज़ कर रहा है, उसको थोड़ा सा ये भी रहता है कि मुझे देखा जा रहा है, टीचर मेरे को ऑब्जर्व करेगी। लेकिन जब हम ग्रुप लर्निंग करते हैं तो बच्चे ये समझते हैं कि हम सब साथ हैं, एक फीलिंग आती है कि हम सब साथ हैं और सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ग्रुप लर्निंग में एक सिक्योरिटी की भावना भी आती है, फिर कॉपरेशन की भावना आती है कि अगर मुझसे कुछ
कुछ गलत हो जाएगा तो मेरा फ्रेंड है वो ठीक करवा देगा, वो मतलब बच्चे को एक तरह से ना एक विदाउट बर्डन वाला एनवायरनमेंट मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शन में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है ऑप्शन का, तो हम ए और बी को ही सही मानेंगे अगर इन ऑप्शंस की आप बात करें तो। अगर हम सिर्फ सी और डी को लेते हैं तो डी तो बिल्कुल कैंसिल कर दो, बी और डी में डी को भी कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो ए और सी बचा, ठीक है। तो लेकिन सी से ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो बी है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये ए और बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, कई बार आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो स्किप हो जाता है ये सब। मेरे से भी गलतियाँ होती थी जब मैं एग्जाम देती थी पहले, तो ये गलतियाँ होती है कि आप नॉट जो ये नहीं या है या इन चीज़ों में फ़र्क करना सीख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस, मतलब ईवीएस में इनमें से कौन सा असेसमेंट का पार्ट नहीं है, तो देखेंगे। तो कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो हमें इंक्रीज़ करनी है ईवीएस के थ्रू, तो ये एनसीएफ भी कहता है, तो ये तो है ही बिल्कुल। उसके बाद कोऑपरेशन की भावना भी बच्चों में आनी चाहिए, रिमेंबरिंग और क्वेश्चनिंग भी आना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे नेगेटिव है रिमेंबरिंग, मतलब याद करना, रोट मेमोराइजेशन, ये सब तो हमें बढ़ावा इसको देना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में समझिए, हर बार नॉट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन वगैरह इन चीज़ों पे आंसर ऑब्वियसली ये गलत होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, याद करना, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का जब भी आकलन किया जा रहा है बच्चे की परफॉर्मेंस का, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ, मतलब ईवीएस में टीचर को बच्चों को भी प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ कि बच्चे भी अपना असेसमेंट कर सकें कि वो कितना अच्छा सीख रहे हैं, उनकी समझ क्या बनी है, बच्चे अपने आप भी असेसमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, तो ये कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे एक बार ऑप्शंस को इनको। तो अगर मैं बात करूँ सीसी की, तो ये कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस जो इवैल्यूएशन है वो है, तो ये तो ऑल ओवर इवैल्यूएशन का तरीका है, सिर्फ इसमें सेल्फ असेसमेंट नहीं इसको बोलेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। लर्निंग का असेसमेंट होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। जब आप लास्ट में सर्टिफाई करते हैं बच्चे को या फिर उसकी परफॉर्मेंस का पूरा ब्यौरा देते हैं 1 साल के बाद, तो वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि कितनी आपने लर्निंग कर ली है, अब तक आपने क्या सीख लिया है, ये आपका समेटिव असेसमेंट हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है बच्चे को समय समय पर असेस करते रहते हैं ताकि हम कुछ शॉर्ट बैक्स को देख सकें कि क्या कमियां रही हैं या फिर क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, स्कोप होता है बच्चे के, मतलब ये सर्टिफिकेशन से पहले का काम होता है कि अगर आपको लग रहा है, आपने सपोज आपने यूनिट टेस्ट लिया, आपको लगा कि कुछ बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज जो है प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, क्या बच्चों को प्रॉब्लम रही है, तो ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाता है। और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये दोनों ही लर्निंग जो है ये की जाती है टीचर के द्वारा, साथ ही साथ सीसी भी किया जाता है टीचर के द्वारा। अब बात आती है असेसमेंट एज लर्निंग, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं असेसमेंट करने में अपना, तो इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी जो है फिक्स है इन चीज़ों के लिए, तो इस सेल्फ असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द रेटिंग स्केल, मतलब रेटिंग स्केल एक मेथड होता है, तो इसमें कौन सी तकनीक का यूज़ होता है। देखिए डेटा कलेक्शन का एक मेथड होता है रेटिंग स्केल, जब आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और एक रेटिंग स्केल बना लेते हैं कि क्या बच्चे ने ये चीज़ शो की, क्या ये करने पर क्या बच्चे ने ऐसा किया, तो इस तरह से रेटिंग स्केल्स के अंदर बहुत सारी जो लिस्ट बना ली जाती है और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं और उस पर टिक करते जाते हैं कि हाँ ये किया, या फिर आपने रैंकिंग कर दी कि पुअर था, वेरी पुअर था, गुड था, वेरी गुड था, एक्सीलेंट था, तो इस तरह से रेटिंग स्केल होती है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बताना है क्या है, तो कौन सी तकनीक का उपयोग होता है इसमें, तो ऑब्वियसली मैं बताया आपको कि ऑब्जर्वेशन का इसमें यूज़ किया जाता है। ऑब्जर्वेशन करेंगे आप तभी तो उसके लिए रेटिंग स्केल बनाएंगे, और उस रेटिंग स्केल के बेस पर जो है आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि आपके पास एक सेट वो होना चाहिए कि आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट लिखा हुआ है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, तो ईवीएस पढ़ाने का इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये भी आसानी लग रहा है मुझे क्वेश्चन, बिल्कुल देखते हैं। टू नर्चर द क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल क्यूरोसिटी बढ़ानी है कि क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ानी है, बच्चा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज अपनाए खुद ही। टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़, बिल्कुल।
टू एंगेज द चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिल्कुल ईवीएस में साइंस प्लस सोशल साइंस दोनों होती हैं, तो आपको एक्सप्लोरेटरी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है बच्चे को, ताकि वो खुद मैनिपुलेट करके चीज़ों को सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है, हमें टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी रटवाना नहीं है, बल्कि बच्चे से खुद के विचारों में चीज़ें पूछनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर 4 जो है वो, क्योंकि इसमें यही पूछा था कि कौन सा ईवीएस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर रीडिंग। देखिए, जब बच्चे को छोटी छोटी पिक्चर्स आप लैपटॉप पे या स्क्रीन पे या फिर आपने वर्कशीट के थ्रू दी, ठीक है, पिक्चर को बच्चे को ऑब्जर्व करना है, तो ये पिक्चर रीडिंग एक एक्टिविटी होती है कि आप पिक्चर को देख के बच्चों से पूछते हैं कि बताइए आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, आपने कौन सी चीज़ों को इसमें ऑब्जर्व किया है, तो ये एक्टिविटी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर कैन बी असिस्ट थ्रू पिक्चर रीडिंग, तो जब आप बच्चों को पिक्चर रीडिंग की एक्टिविटी कराते हैं तो आप किस चीज़ का आकलन करते हैं चित्र दिखाकर बच्चों को, तो बताना है। तो ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, बिल्कुल बच्चा ऑब्जर्व करेगा और आप रिकॉर्ड करते हैं कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली जब पिक्चर रीड करता है बच्चा तो अपने भावों को उसमें शामिल करता है, बच्चे के एक्सप्रेशन उसमें शामिल हो जाते हैं, बच्चे को क्या दिख रहा है वो उसी के एक्सप्रेशंस है, वो आपके नहीं है, तो बच्चा उस पिक्चर रीडिंग में ये भी उसके पता चलता है एक्सप्रेशंस का। फिर एनालिसिस, बच्चा विश्लेषण भी करता है। देखिए पिक्चर रीडिंग में सपोज आपने एक पिक्चर दिखाई जिसमें एक बच्चा भूखा है, वो रोटी मांग रहा है एक आदमी से, आपने बच्चे से क्वेश्चन किया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें कहेंगे कि ये तो बच्चा रो रहा है क्योंकि इसको रोटी नहीं मिल रही, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे वो ये कहेंगे कि रोटी नहीं मिल रही और भूख सबको लगती है, भूख नहीं, हमें भूख लगती है तो हमें भी रोना आता है। तो कई ऐसी सेंसिटिव चीज़ें जो हैं बच्चे एक्सप्रेस करेंगे, एनालाइज करेंगे उस पिक्चर को देख के। ठीक है, तो इस तरह से जो है पिक्चर के थ्रू जो है एक्सप्रेशन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग तीनों चीज़ें होती हैं। साथ ही एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता क्योंकि ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, पिक्चर के थ्रू आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होती है। ऑब्वियसली वो एक पिक्चर है, वो कैप्चर हो चुकी है एक पेज पर, तो बच्चों को वो दिखानी है, तो बच्चे उसमें अपने रिस्पॉन्स देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका नहीं लेते हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं होगा, ABC इसमें ठीक होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेस यूजिंग स्टोन्स, मड्स, लाइम्स एंड वुड, मतलब एक पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से अपने घर बनाते हैं। दीज हाउसेज हैव टू डोर्स, सॉरी दिस हाउसेज हैव 2 फ्लोर्स, मतलब 2 फ्लोर्स होते हैं इनके, 2 मंजिल होते हैं। ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल्स, नीचे वो एनिमल्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एंड टू लिव एंड ऑल्सो स्टोर नेसेसरी थिंग्स, और ज़रूरी चीज़ें जैसे उस पर स्टोर करते हैं, और पहले फ्लोर पर वो खुद रहते हैं। द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर फ्लैट रूफ्स होती हैं एंड मेड ऑफ थिक ट्री ट्रंक, और ट्री ट्रंक जो बहुत ही मोटे मोटे ट्री ट्रंक होते हैं, तने होते हैं, उनसे बनाई जाती है। तो ये हिली एरिया कौन सा है? देखिए सारे हिली एरियाज़ होते हैं इसमें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आप ईवीएस की टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें प्रॉपर जम्मू कश्मीर का ये एक चैप्टर दिया हुआ है, तो ये आंसर इसका सही होगा 4। उसमें बताया गया है कैसे कि वहाँ पे पशुपालन किया जाता है और पश्मीना शॉल के बारे में बताया गया है। तो आप ईवीएस की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रैक्टिसेस इन फॉलोड अंडर। तो झूम फार्मिंग के बारे में पूछा गया है, झूम फार्मिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ईवीएस की 5वीं क्लास की टेक्स्ट बुक में। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि झूम फार्मिंग होती क्या है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें झूम फार्मिंग जो होती है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है, कि झूम फार्मिंग में क्या होता है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो ये होती है झूम फार्मिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए ये बाकी चीज़ें अलग हैं, जैसे कि वह जंगल जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, ये भी नहीं है। खरपतवार जंगल आदि को जलाने के प्राप्त करना या राख को खाद की तरह काम करने में लाते हैं, तो ये शिफ्टेड कल्टीवेशन में होता है। जब इस ज़मीन की खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये सिर्फ दूसरी तरह की फार्मिंग होती है, ये झूम फार्मिंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइल्ड टेपियोका, बॉइल्ड टेपियोका यानी कि नारियल डली विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज़ ए प्रेफर्ड फूड ऑफ पीपल। तो ये बॉइल्ड टेपियोका जो होता है ये एक बहुत ही फेवरेट फूड है, कौन से उसका? तो आपको ये तो पता ही है कि जो ये नारियल की चटनी जो है, डोसा अगर आपने खाया है तो इडली खाई है तो नारियल की चटनी तो बहुत फेमस है, हम सबको पता है कि ये साउथ का फूड है, यानी कि साउथ का फूड है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए जो है केरला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा साउदर्न स्टेट है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो साउदर्न स्टेट पड़ता है, और साउथ में जो नारियल की चटनी है काफ़ी फेमस है, कड़ी पत्ता, राई, इनका सबका जो मिश्रण होता है ये काफ़ी फेमस है साउथ में।
तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो ये जो ये मान्यता है कि भाई जो एनिमल्स रात को जगते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, कौन से कलर के होने चाहिए वो ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की टेक्स्ट बुक में इसके बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट्स को वो देख सकते हैं जो एनिमल जो है रात को जगते हैं। कहने का मतलब यही है कि उनको काला और सफ़ेद रंग ही नज़र आता है हर चीज़ में, ठीक है। वो डिफरेंट रंग को, हरा नीला पीला ये सब नज़र नहीं आएगा उनको या तो चीज़ काली नज़र आएगी या उनको सफ़ेद नज़र आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। देखिए ये आपने 6, 7, 8 की अगर आप साइंस की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा, साथ ही साथ ईवीएस की जो 5th तक की बुक्स हैं उनमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो फार्मर्स फ्रेंड वाला एक चैप्टर है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें है, इसमें केंचुए जो हैं यानी कि जो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोले जाते हैं, जिनको हम किसानों का मित्र बोलते हैं, वो किस तरह से किसानों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्यों बोला जाता है। तो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब मैं तो जब से पढ़ती थी 6, 7, 8 क्लास में, तब भी अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ते थे। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे फसल की रक्षा होती है। तो वीड्स नहीं खाते हैं, वीड्स खाने की उनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो कच्ची वीड्स जो है, वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेतों में फसल के साथ साथ उग जाते हैं, जो बेवजह के प्लांट्स उग जाते हैं, छोटी छोटी घास होती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर आप केंचुए के बारे में सोचेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियसली वो ये पत्तियाँ वत्तियाँ नहीं खाते हैं। उसके बाद केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए ज़मीन में ही रहते हैं वो केंचुए जो हैं, बारिश के मौसम में निकल कर इसीलिए बाहर आते हैं क्योंकि पानी भर जाता है उनके होल्स वगैरह में, तो बाहर निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तीनों चीज़ें जो ACD है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा AB, हाँ इसमें 3rd ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ACD, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वीड्स नहीं खाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट है। अगर आपको थोड़ा भी केंचुए के बारे में पता है तो आप पता लगा सकते हैं कि वीड्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं केंचुए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है, इसको ट्राइबल पीपल यूज़ करते हैं टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो कई सालों से भी यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ब्रोंज इज स्टिल यूज्ड इन आवर हाउसेज, और ब्रोंज हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंज, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है, जब दो मेटल्स को बना के कोई नई चीज़ बनानी जाती है तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। आई डोंट नो अबाउट हिंदी में उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। तो एलॉय जो होता है कि मिश्रण होता है धातुओं का, ठीक है। तो ब्रोंज इनमें से किस धातु का मिश्रण है ये आपको बताना है। देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वैसे भी नॉर्मल एग्जाम में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब कितनी बार तो मैंने खुद देखा है इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए। तो ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय है। तो किसका मिक्सचर है, कॉपर और टिन का। कॉपर भी एक मेटल है और टिन भी एक मेटल है, तो इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, ब्रोंज। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गाइज़ ये थे बचे हुए कुछ क्वेश्चन जुलाई 2019 सीटेट के ईवीएस के पार्ट के। मैं सीडीपी के पहले अपलोड कर चुकी हूँ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप दोनों प्लेलिस्ट खोलिए, सीटेट सीडीपी और सीटेट ईवीएस, आपको वहाँ पर दोनों 2 पेपर में सोल्व करा चुकी हूँ सीटेट के, और बाकी मैं धीरे धीरे कराऊंगी। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।